मिलती रही। जैसे ही इसने किचन की दहलीज पर कदम रखा, वो ठठक कर रुक गई। सामने स्लैब पर कोई अजीब सी चीज पड़ी थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती आगे बढ़ी तो बेख्तियार खौफ की एक लहर उसकी रगो पैर में सरायत कर गई। स्लैब पर चूल्हे के पास एक बड़े साइज की चमगादड़ बेहिस हरकत पड़ी थी। वो उल्टे कदमों वापस किचन की दहलीज तक आई। एक हाथ सीने पर रखे वो यकटुक फटी फटी आंखों से इसे देखे जा रही थी। काली सी वो बदसूरत चमगादड़ आखिर आ कहां से सकती थी? किचन के रोशनदान में जाली लगी हुई थी। किचन से बाहर निकलकर इसने हर तरफ का जायजा लिया। तमाम खिड़कियां और रोशनदान जालियों से पुर थे। फिर ये चमगादड़। दिमाग में बहुत से सवालिया निशान चकराने लगे। नसरीन खाला, नसरीन खाला, वो चिल्लाई। चेहरे पर खौफ और हैरत जले तासुरात नुमाया थे। खाला हाथ में झाड़न पकड़े भागी भागी आई थी। वो वहां, वो देखिए। इसके इशारा करने पर खाला किचन की तरफ बढ़ी। करीब जाकर जांचती नजरों से वो बगौर इसे देखती रही। खाला करीब ना जाए, कहीं ये आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। वो किचन की दहलीज पर खड़ी ही हिदायत दे रही थी। अरे कुछ नहीं होता बीबी जी, कहकर वो आगे बढ़ी। हाथ बढ़ाकर उंगली से जैसे ही इस चमगादड़ को छुआ तो अगले ही लम्हे वो चमगादड़ हरकत में आई और तेजी से फड़फड़ाती हुई नादिया के कंधे को छूती हुई किचन से बाहर निकल गई। इसका दिल उछल कर हलक में आ गया और कंधे को छूते ही जैसे इसकी जान निकल गई थी। किचन से निकलकर वो चमगादड़ कहां गायब हुई, इस बात की फिक्र इस वक्त किसे थी? एक जोरदार चीख थी जो नादिया के हलक से बरामद हुई थी और खाला किचन में अपनी जगह पर खड़ी की खड़ी रह गई। इसने फौरन अहमर को फोन किया, मगर वो अपने बॉस के साथ किसी मीटिंग में मसरूफ होने की वजह से फौरन न आ सका। हवास कुछ बहाल हुए तो इसने खाला के साथ मिलकर घर का कोना कोना छान मारा, मगर वो चमगादड़ तो यूं गायब हुई थी जैसे सिरे से वहां आई ही न हो। आखिर चमगादड़ गई तो गई कहां? थक हार कर वो सोफे पर ढह गई। खाला पास ही नीचे कारपेट पर बैठ गई। न जाने कहां दफान हुई। मैंने तो उसे किचन से निकलते ही देखा था, उसके बाद का पता नहीं। खाला ने हाथ नचा कर कहा। नादिया के चेहरे पर खौफ की परछाइयां थीं। आप लोगों के आने से पहले ये घर कुछ अरसा बंद रहा था और बंद घरों में ऐसी वैसी चीजें निकल ही आती हैं। आप परेशान न हो बीबी जी। खाला की इस बोधी दलील पर इसने घूर कर इसे देखा, क्योंकि पिछले 3 दिन से तो वो खाला के साथ मिलकर इस घर को साफ कर करके हलकान हो गई थी और यही वजह थी कि अब घर शीशे की तरह चमक रहा था और चमगादड़ किसी सवालिया निशान की तरह ही रही। वो कहां से आई और कहां गई, ये मुअम्मा हल न हो सका। इन्हें इस मकान में शिफ्ट हुए 3 दिन ही हुए थे। अंदरून शहर के एक बेहतर मोहल्ले में इन्हें ये मकान काफी सस्ते दामों मिल गया था। अभी इन्हें इस मकान में आए 1 दिन ही हुआ था जब अगले दिन सुबह सुबह बैरूनी दरवाजे की घंटी बजी और फिर दरवाजा जोर जोर से बजाया जाने लगा। इनके इस घर में शिफ्ट होने के बाद ये पहली अजनबी दस्तक थी। कौन? नादिया ने दरवाजा खोलने से पहले पूछना जरूरी समझा, क्योंकि अहमर इस वक्त नाश्ता लेने बाहर गया हुआ था और वो घर में अकेली थी। दरवाजा खोलें बीबी जी, मैं हूं नसरीन। एक शफीक जनाना आवाज आई। इसने पुरसोच अंदाज में बंद दरवाजे को देखा। फिल वक्त इसके जहन में ऐसी कोई नसरीन नामी खातून ना आ सकी जिसे वो जानती हो। दरवाजा एक बार फिर बजाया गया। इसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांक कर देखा। दरमियानी उम्र की एक औरत ने नर्म मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली और साथ ही सलाम झाड़ा। सलाम बीबी जी, मेरा नाम नसरीन है और वैसे मुझे खाला खाला कहते हैं। आप लोग शायद यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं।
आप से पहले जो बाजी यहाँ रहती थी वो तो मुझे अच्छी तरह जानती थी। मैं इस घर में सफाई करती थी, हल्का कपड़े, बर्तन, सब कुछ। मोहल्लेदारों से मुझे पता लगा कि ये घर फिर से आबाद हो गया है, तो सोचा कि पूछ लूं आपको घर के कामकाज के लिए किसी औरत की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। बेवा औरत हूँ जी, और यहाँ काम करके अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। इसने एक ही सांस में सारा तारुफ करा डाला। वो पहले चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, यहाँ इस मोहल्ले में किस घर में काम करती हैं आप? ये जो गली के नुक्कड़ पर सब्ज गेट वाला घर है ना बाजी फरहत का, वहां काम करती हूँ जी। आप अपनी तसल्ली करवा लें। मैं जानती हूँ आजकल हालात अच्छे नहीं और अनजान बंदे पर एतमाद भी नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ बीबी जी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नादिया शर्मिंदा सी हो गई। शायद खाला ने इसकी जांचती नजरों के जवाब में ये वजाहत पेश की थी। ठीक है खाला, आप आज दोपहर से ही आ जाएं, कहकर वो दरवाजा बंद किए अंदर आ गई। वो औरत इसे शरीफ और जरूरतमंद लगी थी, मगर दिल ही दिल में इसने सोच रखा था कि वो फरहत बाजी की तरफ जाकर तस्दीक जरूर कर लेगी, क्योंकि आजकल के दौर में वाकई किसी पर एतबार करना मुश्किल था। दोपहर को खाला आ गई और बड़ी दिल जमी से इसके साथ सारा काम करवाया। शाम को वो इतना थक चुकी थी कि फरहत बाजी के घर जाने और इनसे नसरीन खाला की बाबत पूछने का टाइम ही न मिला। सो इसने ये काम अगले दिन पर उठा रखा। अगले दिन अहमद के ऑफिस जाने के चंद घंटों बाद चमगादड़ वाला वाकया रूनुमा हो गया, जिसे लेकर नादिया खासी परेशान थी। वैसे खाला एक बात बताएं, ये घर कब से बंद पड़ा था? किसी सोच के जेरे असर नादिया इससे पूछ बैठी। काफी अरसे से बंद पड़ा था, कोई गाहक ही नहीं लगता था इसका। मोहल्ले वाले तो सब जानते ही थे, क्योंकि अपनी ही रूह में बोलते बोलते वो अचानक खामोश हो गई। नादिया चौंकी। क्या मतलब, क्या जानते थे मोहल्ले वाले? और आप अचानक कुछ बताते बताते रुक क्यों गई खाला? पता नहीं बीबी, आप ऐसी बातों पर यकीन करती भी हैं या नहीं, मगर हकीकत तो यही है कि चंद सानियों के लिए वो रुकी, फिर बोली, बस बीबी जी, यहाँ तो कई लोग आए और कई गए। आपसे पहले जो राबिया बाजी यहाँ रहती थी, इनके साथ भी बहुत बुरा हुआ। खुदा झूठ न बुलवाए, कई अजीबो गरीब वाकयात तो मेरी आंखों के सामने रूनुमा हुए थे। बताते हुए खाला इसके करीब खिसक आई। इसकी आवाज सरगोशी से बुलंद न थी। वो यूं बोल रही थी जैसे किसी और के सुन लेने का खतरा लाहक हो। नादिया दहल कर रह गई। क्या? वो बामुश्किल इतना ही बोल पाई। कहने वाले कहते हैं कि ये घर आसेब ज़दा है। यहाँ तो कोई टिकता ही नहीं। बड़े बड़े नुकसान उठाए हैं जी लोगों ने जो यहाँ रह कर गए हैं। मैंने तो खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा था। राबिया बाजी ने अपने तीनों बच्चे गवा दिए। हाय बेचारी, मुझे तो बड़ा तरस आता था जी इनके हालात पर। नींद पागल सी हो गई थी। यकीनन ये घर आपको बड़े सस्ते दामों मिला होगा। सारी बातें बताकर इसने कयासराई की। हाँ मगर नादिया ने घबराई आवाज में इतना ही कहा था कि खाला बोल उठी। हाय बेचारी बाजी राबिया। खाला ने एक ठंडी सांस भरी और फिर से शुरू हो गई। पहले तो कई दिन घर की दीवारों पर खून के छींटे पड़ते रहे। बड़े बड़े आमलों को लाया गया, मगर किस्मत में जो लिखा था वो तो होकर ही रहता है जी। एक रात अचानक इनके तीनों बच्चे गायब हो गए। बड़ा बेटा 10 साल का था, इसके बाद बेटी थी 8 साल की और सबसे छोटा बेटा 5 साल का था। हाय मासूम बच्चे, आज भी सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। क्या मतलब? क्या रातों रात तीनों बच्चे खुद ब खुद घर से गायब हो गए? नादिया आलती पालती मारे सोफे में धंस बैठी। खौफ से मजीद सिमट कर रह गई। एक हाथ सीने पर धरा था। अरे हाँ तो और क्या,
सुबह उठकर दोनों मियाँ बीवी ने पागलों की तरह उन्हें ढूंढा। पूरा घर छान मारा मगर बच्चे तो कहीं न मिले। लेकिन घर के पिछले सहन का नक्शा ही और था। सहन में एक साथ कतार में 3 कब्रें बनी हुई थी। हाय नहीं, नादिया के मुंह से बेख्तियार चीख निकली थी। अरे आगे तो सुनिए बीबी जी। राबिया बाजी तो खौफ से वहीं बेहोश हो गईं। इनके शौहर ने आगे बढ़कर कब्रें खोद डाली। इनके तीनों बच्चे कब्रों में मुर्दा हालत में पड़े थे। उफ, क्या कयामत थी जो इन दोनों पर टूटी थी। हर आंख अश्कबार थी। खुदा ऐसा दुख दुश्मन को भी ना दे। खाला ने कानों को हाथ लगाकर कहा, और नादिया की तो वो हालत थी कि काटो तो लहू नहीं। इसने जिंदगी में पहली बार बेऔलाद होने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बस बीबी जी, सुना है कोई ऐसा जबरदस्त आसेब है यहाँ जो किसी को बसने भी नहीं देता, इस घर में बर्बाद करके रख देता है। खुदा आप लोगों को महफूज रखे। सुकड़ी सिमटी बैठी नादिया सांस रोके आंखें फाड़े खाला की बातें सुन रही थी। और जब बच्चों का पोस्टमार्टम करवाया गया तो ये बात सामने आई कि बच्चों की मौत दम घुटने की वजह से हुई। मेरे खुदाया, तो क्या बच्चों को जिंदा सलामत कब्र में गाड़ दिया गया था? नादिया के मुंह से बेख्तियार निकला। हाँ जी, सब यही ख्याल करते हैं। और बच्चों की अलनाक मौत से एक दिन पहले मैंने राबिया बाजी के बेडरूम में जो मंजर देखा, मेरी तो जान निकल गई जी। क्या देखा खाला आपने? एक सुबह मैं सफाई करने बाजी के बेडरूम में गई तो क्या देखती हूँ कि ऐन बिस्तर के दरमियान में एक काला सरकटा कुत्ता पड़ा था और पूरे बेड पर ताजा खून फैला हुआ था। मैं उल्टे कदमों वापस भागी। राबिया बाजी उस वक्त किचन में थी। खाला अभी बात कर ही रही थी कि बैरूनी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी बजाने का वो मखसूस सा स्टाइल अहमर का ही था। अहमर आ गए। नादिया के मुंह से बेख्तियार निकला। मैं खोलती हूँ दरवाजा। खाला बात अधूरी छोड़कर उठ खड़ी हुई। नहीं खाला, मैं खोलती हूँ, बल्कि हम दोनों इकट्ठे चलते हैं। मारे खौफ के नादिया फौरन उठ खड़ी हुई, क्योंकि 2 मिनट भी तन्हा बैठना इसके लिए सुहाने रूह था। अहमर के आने पर नादिया ने खाला को छुट्टी दे दी और खुद अहमर को लिए कमरे में आ गई। अहमर, हमसे तो बड़ी गलती हो गई जो ये घर खरीद लिया। परेशानी और खौफ से इसकी आवाज कपकपा रही थी। अरे यार, क्या हो गया है तुम्हें? एक चमगादड़ को लेकर तुम इतना सीरियस हो रही हो। मैं भी भागम भाग आया ऑफिस से कि पता नहीं मोहतरमा को क्या हो गया है। क्या जिंदगी में कभी चमगादड़ नहीं देखी तुमने? ये बात नहीं है कि मैंने कभी चमगादड़ नहीं देखी या मैं चमगादड़ से डर गई। सवाल ये उठता है कि आखिर चमगादड़ आई कहां से और फिर गायब कहां हो गई? चमगादड़ ही थी, कोई हाथी तो नहीं था जो किचन में या घर में दाखिल नहीं हो सकता। और गायब होने का क्या मतलब है? अरे भाई, उड़ गई होगी इधर उधर कहीं। तुम पढ़ी लिखी औरत हो, दिल में ऐसे वहम क्यों पाल रही हो? अहमर ने इसे समझाने की कोशिश की तो उसने खाला नसरीन की बताई सारी बातें इसके गोश गुजार कर दी। ये खाला तुम्हें हौसला देने की बजाय तुम्हें डराती रही है क्या? अजीब जाहिल औरत है ये, वो गुस्से से बोला। और हैरत मुझे इस बात की है कि तुमने इस अनपढ़ ज़ईफुल एतकाद औरत की बातों पर यकीन कर लिया। कमाल है भाई। ये बात तो मैं मानती हूँ कि वो अनपढ़ औरत है, मगर इसने मुझे बड़ा हौसला दिया है अहमर। वो ना होती तो शायद मैं बेहोश पड़ी होती इस वक्त। खाला की मौजूदगी से मेरे दिल को बड़ा हौसला हुआ और मेरा दिल कहता है कि खाला की सारी बातें झूठ या फर्जी हरगिज नहीं है। भला वो क्यों मेरी दुश्मन है जो ऐसे फर्जी वाकयात घड़ घड़ कर मुझे सुनाएगी? कुछ तो है इन वाकयात के पसे पर्दा। यार, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सूट नहीं करती। तुम तो एक एजुकेटेड औरत हो। अगर कोई अनपढ़ औरत ऐसी बातें करती तो मुझे हैरत ना होती। इसने अफसोस से सर हिलाया। इस कायनात पर जिन्नात के वजूद से तो इनकार नहीं है ना आपको? और एक बात आप मुझे बताएं कि हमें ये घर इतना सस्ता क्यों मिला?
کیا آپ نہیں جانتے کہ اس علاقے میں زمین کا کیا ریٹ ہے؟ اور اس حساب سے تو یہ گھر ہمیں کوڑیوں کے مول ملا ہے۔ آخر کیوں؟ نادیہ، تم کیوں دو مختلف باتوں کو آپس میں گڑ مڈ کر رہی ہو؟ تمہیں یاد ہوگا ڈیلر نے ہمیں بتایا بھی تھا کہ مالک مکان جلد از جلد بیرون ملک شفٹ ہونا چاہتا ہے اور اس کے پاس وقت بھی کم تھا۔ وہ جلد از جلد اپنی جائیداد فروخت کرنے کے چکر میں تھا۔ اور پلیز اب یہ سوال مت اٹھانا کہ وہ اتنی جلدی بیرون ملک کیوں جانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ اس کا پرسنل معاملہ تھا۔ احمر کی باتوں پر نادیہ نے مزید بحث کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احمر اپنی ضد پر پکا ہے۔ وہ کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ مگر وہ رات نادیہ پر خاصی بھاری گزری تھی۔ ساری رات وہ سو نہ سکی۔ کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے سرکٹا کالا کتا آ جاتا اور کبھی بدصورت چمگادڑ۔ 3 بچوں کو گھر کے پچھلے صحن میں قبریں بنا کر ان میں زندہ گاڑ دینے والی بات اس کے ذہن کی اسکرین پر ساری رات کسی فلم کی طرح چلتی رہی تھی۔ اگلے دن احمر کے دفتر جانے کے بعد وہ خالہ کا انتظار کرنے لگی۔ آج وہ معمول سے کچھ لیٹ ہو گئی تھی۔ آدھا گھنٹہ مزید انتظار کے بعد بھی جب وہ نہ آئی تو اس نے دھوپ لگوانے کے لیے بستر اٹھائے اور چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھت کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اس نے چھت پر پہلا قدم رکھا، خوف و دہشت سے بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ پتھرا کر رہ گئی۔ یہ سب اسے اپنی آنکھوں کا دھوکہ محسوس ہو رہا تھا۔ پوری چھت اس وقت چھوٹے بڑے چمگادڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ چمگادڑ چھت پر اڑتے گرتے بڑا ہی ہیبت ناک منظر پیش کر رہے تھے۔ دن کی اس روشنی میں بھی اسے لگا جیسے وہ کوئی رات کے آخری پہر کا ڈراؤنا خواب ہے۔ ایک جھٹکے سے وہ الٹے قدموں نیچے بھاگ آئی تھی۔ بستر تو سیڑھیوں پر ہی گر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد خالہ آئی تو وہ ڈرتے ڈرتے دروازے تک آ گئی۔ شکر ہے خالہ آپ آ گئیں۔ وہ اس سے لپٹ گئی۔ ارے کیا ہوا بی بی، خیریت تو ہے؟ بس خیریت ہی تو نہیں ہے خالہ، یہ کہہ کر اس نے سارا واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ ہائے میرے خدا! خالہ نے سینے پر 2 ہتھڑ مارے۔ بی بی میری بات مانو تو یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ یہ آصف تمہیں یا تمہارے شوہر کو کوئی جانی نقصان پہنچائے۔ وہ جو پہلے ہی خوف زدہ تھی خالہ کی بات سن کر اور مزید دہل گئی۔ شام کو احمر آفس سے آیا تو نادیہ آج کا تازہ واقعہ اس کو سنانے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے خاموشی سے سارا واقعہ سنا۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ نادیہ کو وہم ہو چلا ہے اور اب اس کے وہم کا علاج تسلی کے اور کچھ نہیں۔ اگر وہ اسے اس بات کا احساس دلاتا کہ وہ مستقل وہم کا شکار ہو گئی ہے تو ایک نئی بحث کا آغاز ہو جانا تھا۔ سو اس نے فی الوقت بات بدلنا ہی مناسب سمجھا۔ تم فکر نہ کرو، اللہ خیر کرے گا۔ تم بس جلدی سے میرے لیے کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ میں جلدی سے نہا کر فریش ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ نادیہ مرے مرے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ 15 منٹ کے بعد وہ واش روم سے باہر نکلا تو ششدر رہ گیا۔ اٹیچ واش روم کی دہلیز پر قدم رکھے وہ ساکت تھا۔ بستر کی چادر جو 15 منٹ پہلے بے داغ تھی اب اس پر جا بجا تازہ خون کے دھبے تھے۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے قدموں سے آگے بڑھا، خون کے تازہ سرخ قطرے کو انگشت شہادت سے چھوا اور چند لمحے بغور دیکھتا رہا۔ یکا یک اسے احساس ہوا کہ خون اس کی انگلیوں کے پور سے بہ رہا ہے، بالکل اسی جگہ سے جہاں سے اس نے بستر پر موجود خون کو چھوا تھا۔ اس نے کندھے پر پڑے تولیے سے انگلی صاف کی مگر خون دوبارہ بہنا شروع ہو گیا۔ کبھی وہ حیرت سے اپنی انگلی سے بہتے خون کو دیکھتا اور کبھی بستر پر موجود خون کے چھینٹوں کو۔ یہ وہم ہرگز نہ تھا۔ اگر یہی بات اسے نادیہ بتاتی تو وہ ہرگز یقین نہ کرتا اور اسے اس کا وہم قرار دے دیتا، مگر اس غیر معمولی نوعیت کے واقعے نے فی الوقت اس کے حواس منجمد کر دیے تھے۔ کھانا تیار ہے احمر، آ جائیں، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اپنی ہی رو میں بولتی وہ اندر داخل ہوئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔